बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक अहम मौका, आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामान के अंदर बजट सेशन के दौरान ये अनाउंस किया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली ये जो पीस डील है, जिसको पाकिस्तान ने बहैसियत रियासत नेगोशिएट करवाया है, इसकी जो साइनिंग सेरेमनी है इस MOU की, वो जिनेवा में पाकिस्तान होस्ट करेगा। पाकिस्तान तारीखी तौर पर एक बहुत बड़ा संग मील तय कर रहा है। सिफारती सतह पर दुनिया के अंदर पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान की कोशिशों, पाकिस्तान की काविशों को, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को फेलिसिटेट किया जा रहा है, बहुत तारीफ़ की जा रही है। पाकिस्तान के किरदार की बहैसियत दुनिया की वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर रियासत के एज ए रीजनल पावर पाकिस्तान को बहुत इज़्ज़त मिल रही है और पाकिस्तान का वक़ार यकीनी तौर पर बहुत बुलंद हुआ है। जहाँ ये कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई है, पाकिस्तान के अंदर ये डिबेट पहले से ही चल रही है कि इस सिफारती कामयाबी का डिविडेंड मुआशी तौर पर पाकिस्तान को क्या होगा। ये बजट सेशन चल रहा है, अपोजिशन की तनकीद का सामना है हुकूमत को। बहरहाल बजट मुतवाज़न है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। इस डिविडेंड का, यानी इस सिफारती कामयाबी का क्या पाकिस्तान को मुआशी तौर पर फौरी बेनिफिट होगा, आगे जाके होगा, या आज जो हम पार्लियामान के अंदर तकारीर सुनते हैं उनका रिजल्ट हम यही निकाल सकते हैं कि जब तक फासले दूर नहीं होंगे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, कोई गैप ब्रिज नहीं होगा, उस वक्त तक मुल्क के अंदर मईशत पनप नहीं सकती। आज आप जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की तकारीर सुनने एक साइड पर, जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की बहैसियत लीडर ऑफ द हाउस, बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तकारीर सुनने, तो आपको इन बातों की इंडिकेशन वाज़े तौर पर नज़र आएगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस हवाले से भी बात करेंगे और आगे चलकर जो हिस्टोरिक डील होने जा रही है वो जिनेवा में क्यों, पाकिस्तान का उसे होस्ट करना और इस डील की अहमियत क्या है पाकिस्तान के लिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मोहम्मद साहब, रहनुमा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, साबिक़ गवर्नर सिंध के, मईशत को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ज़ुबैर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के, और बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा साहब आपका। ज़ुबैर साहब, मैं आज आपकी ट्वीट देख रहा था, जहाँ आपने अप्रीशिएट किया, क्योंकि जाहिर बात है एक बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सक्सेस बहुत बड़ी मिली है पाकिस्तान को, बट ऑब्वियसली लिंक टू दैट आपने पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान की इकॉनमी का भी जिक्र किया है। तो अब ये एक सक्सेस, एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इसके नतीजे में पाकिस्तान को? क्या मुआशी तौर पर भी कोई अच्छी खबर मिलनी चाहिए इन ल्यू ऑफ दिस? अगर नहीं मिलती तो फिर किसका फायदा है? सिर्फ टॉप लीडरशिप का फायदा होगा ना। ये देखे ना, अगर वो किसी और की, मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि दिस शुड, मैं ये नहीं कहता कि वो यहाँ पैसे फेंकना शुरू कर दें, बट हमारा वीज़ा आवाम के लिए आसान हो जाए मिलना, पाकिस्तानी के लिए दूसरी आसानियाँ पैदा हो जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से कम एक ऐसा नज़र आना शुरू है। बिकॉज ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मई लास्ट ईयर में जब हमने बहुत ज़बरदस्त फतह हासिल की इंडिया के खिलाफ, तो उस वक्त फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी फील्ड मार्शल की प्रेसिडेंट ट्रंप से, और आपको पता है उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ के हवाले से बहुत बातें कर रहे थे मुख्तलिफ मुल्कों को कि जी जो मुल्क सही काम नहीं उनके मुताबिक कर रहे, उनके लिए ज़्यादा टैरिफ था, जो मुल्क अच्छे उनकी नज़र में थे उनके लिए कम था। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान, इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को खराब टैरिफ मिला, इंडिया को बेनिफिट दिया गया। फिर इसी तरह से उस बात को गुजरे हुए तकरीबन 13 महीने हो गए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स यहाँ से कम हुई हैं और काफ़ी हद तक कम हुई हैं। ये इसी तरह से वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट आती थी वो बहुत हद तक कम हुई है। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट? हमने पूरा साल सुन लिया तारीफें तारीफें तारीफें, तो व्हाट इज़, और फिर हम तो फिर ओवरऑल सिचुएशन में देखते हैं कि ये तो होना चाहिए ना, महसूस होना चाहिए कि रूलिंग लीड को कि जी ये जो लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों से, वीज़ा हासिल करने से, दुबई का हो या यूके का हो या शेंजन वीज़ा हो या US वीज़ा हो, आज इतना मुश्किल है, कभी भी नहीं था। तो इट हैज़ टू ट्रांसलेट ना, इट हैज़ टू ट्रांसलेट इनटू इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द पीपल। अच्छा, ये हुज़ैफ़ा साहब, बात ये है कि आप बहुत सक्सेस हो गई, पाकिस्तान को मिला, और यकीनी तौर पर हम सब के लिए बड़ी काबिल फ़ख्र बात है, बट वो ज़ुबैर साहब की बात ठीक है, कोई मुआशी तौर पर भी कोई इसकी बेहतरी होनी चाहिए ना। मैं अब देखिए, ये वो बात है जो मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि ये तारीखी, जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे,
मुझे अभी भी याद पड़ता है 2019 की बात है, और शायद मौलाना साहब का ये आज़ादी मार्च था, वो कंटेनर था, उसके ऊपर जनाब शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले गए, वहाँ जो खिताब उन्होंने किया, और वो उसी ताउन की बात करते थे कि नहीं इमरान नियाज़ी साहब को ये ताउन मिल रहा है, हमें नहीं मिला। उस वक्त जनाब शहबाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया था, ज़रा सुन लीजिए। ये आज ठाटे मारता हुआ समंदर आपको गवाह बनाकर कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला हमें मौका दे तो ये मुसद्दा अपोजिशन के साथ मिलकर हम 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे, वगरना मेरा नाम इमरान नियाज़ी रख देना। जो शख्स जिसका ना भेजा हो ना दिमाग हो, उसके बावजूद भी अगर मुक़्तदर इदारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उन्होंने इसका भरपूर साथ दिया, मुझे इसके ऊपर रश्क आता है कि काश जितनी सपोर्ट, जितनी मदद, जितनी गाइडेंस इस खाली चेंबर वाले इमरान नियाज़ी को इदारों ने दी, अगर हमें 10% मिली होती तो मौलाना के साथ मिलकर, अपोजिशन के साथ मिलकर हम पाकिस्तान को स्पुतनिक की तरह लेकर आसमान की तरफ जाते और पाकिस्तान को अजीम बनाते। कई हुई बातें हमेशा होती हैं, लेकिन हुज़ैफा साहब आपने ये बात सुनी और ज़ुबैर साहब ज़ेरे लब मुस्कुरा भी रहे हैं। ज़ाहिर बात है, वो आज उन्होंने सुबह भी ट्वीट की, ज़ुबैर साहब ऐसी बातों को बड़ा एंजॉय भी करते हैं, ज़ाहिर बात है वो अपोजिशन में है। लेकिन हुज़ैफा साहब, मैंने आपको इसमें ना बहुत कुछ बदल गया है। आप हुकूमत में हैं, जनाब शहबाज शरीफ साहब की काबीना के बड़े अहम रुकन हैं। एक जो शख्सियत आज आपके साथ नहीं है वो है मौलाना फजल रहमान साहब। अब आज उन्होंने जो तकरीर फरमाई है, मैं वो भी आपकी नज़र करना चाहूँगा, इसी मामले को, इसी हवाले से जो उन्होंने फरमाया, ज़रा सुन लीजिए। शहबाज शरीफ साहब किसी ज़माने में हमारे साथ कंटेनर पे होते थे, तो उस वक्त बड़े जोश जज्बे साथ वो फरमाया करते थे कि मुल्क की मईशत को अगर मैं 6 महीने के अंदर ठीक न कर दूं तो फिर मेरा नाम शहबाज शरीफ ना, इस तरह होता था। अब वो देखिए, आपको हर कोई हुज़ैफा साहब ताने दे रहा है, तो अब बड़ा सुनहरी मौका है, आप ज़ुबैर साहब और उन जैसे बहुत से नाकदीन को जवाब दीजिए। और एक तो पेट्रोल सस्ता करवाइए ठीक ठाक किस्म का, दूसरा पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ दीजिए। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया और मौका दे रहे हैं। पहली गुजारिश तो ये है, मैं आपकी तमाम बातों से सहमत हूँ कि आदमी जो करता है, आदमी जो कहता है, जिंदगी भर वो सदाएं उसका पीछा करती हैं। और ज़ाहिर है आप हमारा पीछा करवा रहे हैं। का गाना रिपीट करवा जी, गुजारिश ये है कि एक तो ज़ुबैर साहब ने जो बात की है, मेरा इनसे बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहता है, लेकिन जो इन्होंने बात की है, ये 26 करोड़ पाकिस्तानियों की भी आवाज़ है, काबीना में बैठे हुए 40-50 मेंबरान की भी आवाज़ है, पीएम की भी यही ख्वाहिश और आवाज़ है कि लामहला हमने पहले ये बातें नहीं की, क्योंकि ये ना लगे कि अमेरिका को ये लगता कि हमने इस सारी सालसी की जो है वो कॉस्ट वसूल करना शुरू कर दी है कि आप IMF को ये कहें, आप हमारे ये इमदाद करें, या गल्फ ममालिक खासतौर पर सऊदी अरेबिया से हमने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ की बात करना शुरू कर देते। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मौका आ गया है। आपने देखा कि अमन मुआहदा होने जा रहा है, पेट्रोल मसनूआत की कीमतें $80 फी बैरल पर आ चुकी हैं, मजीद भी नीचे आएंगी, और मैं आपकी बात से पूरा मुत्तफिक हूँ। और सबसे ज़्यादा हुकूमत की ख्वाहिश है कि जिस तेज़ी से कीमतें ऊपर गई थी, उसी तेज़ी से वो कीमतें नीचे आएँ, क्योंकि जो गरीब आदमी को इस सारी सूरत हाल में हम रिलीफ दे सकते हैं, और जो पाकिस्तान का जो बेनिफिट इसमें हो सकता है वो यही है कि हम अपनी मईशत को इस सारी नेगोशिएशंस के ज़रिए ठीक कर सकें। और ज़ाहिर है आपको नज़र आएगा हमारी टॉप प्रायोरिटी भी है और सबसे ज़्यादा हमारी ख्वाहिश भी है, क्योंकि जितनी भी मईशत आपकी जो सूरत हाल इसकी ख़राब हुई, या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 256 से 415-16 पर गई, अब 370 पर आई हैं, इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट ना ज़ुबैर साहब ने पे की है, ना PTI ने की है, ना पीपल्स पार्टी ने की है, सिर्फ PMLN ने इसकी सियासी कीमत चुकाई है। और हालांकि तमाम बड़े मौशी माहिर ये बात जानते हैं कि कीमतें हमने नहीं बढ़ाई, बल्कि आर्मी मार्केट में जो कीमतें बढ़ी उसकी वजह से हमारी मजबूरी थी हमें कीमतें बढ़ाएं। अच्छा जी। और जहां तक आपने शहबाज साहब की तकरीर सुनाई 2019 की कि 6 महीने में मईशत ठीक ना करूं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, आपको याद है कि 2019 में वो वक्त था जब मईशत नहीं बिगड़ी थी। ज़ुबैर साहब इस स्टेज का हिस्सा थे जिस स्टेज पर खड़े होकर शहबाज साहब तकरीर कर रहे थे। फिर 20 में इमरान नियाज़ी ने जो कुछ किया, 21 में किया, और 22 में तो जो कारी ज़र्ब लगाई, आखिरी डेज में IMF को नाराज कर दिया और आप पर
सैंक्शंस लगने जा रही थी, बिरादर ममालिक आपसे नाराज हो गए थे, चाइना जैसे दोस्त ममालिक आप पर सिर्फ इसलिए भरोसा नहीं कर रहे थे कि अगर आप आईएमएफ को डॉज कर सकते हैं बट बात तो यह फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बात उस ज़ैफर साहब बात सूरत-ए-हाल की है से बुनियादी निकालते बुनियादी बात ज़ैफर साहब आप देखिए मसला ये है शहबाज शरीफ साहब को रश्क आता था कि जितनी मोहब्बत इमरान खान नियाज़ी साहब के साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किया है उनके साथ भी हो, तो अब तो पीटीआई पूरा रश कर रही है कि इतनी सपोर्ट इस हुकूमत को मिली हुई है कि वो तो बस उन ज़ेरे लब कोई मुस्कुराता नहीं है, वो ज़ेरे लब रोते रहते हैं कि भाई इतनी सपोर्ट मिल गई है। तो अब वो तंज कर रहे हैं ना कि इतनी सपोर्ट के बावजूद आप मईशत नहीं ठीक कर पाए। असल मुद्दा ये है जो मदद है उसकी बात है। गुजारिश ये जी 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 मुनीब साहब, गुजारिश ये है कि मैं ये नहीं कहता कि मईशत बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन जिन हालात में इमरान नियाजी छोड़कर गए थे उससे कम से कम मईशत के जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो काफी बेहतर हुए हैं। ठीक है, माइक्रो इंडिकेटर्स हमने जनवरी फरवरी में ठीक करने थे, लेकिन ये शोमाई किस्मत के ये वॉर स्टार्ट हो गई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब 450 पर गई तो पूरी मईशत के जो दरो दीवार थे वो हिल गए। ठीक हो गया। अब हमें पूरी तवक्को है इंशाअल्लाह ताला वॉर सिचुएशन जैसे खत्म हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाता है, आपको माइक्रो इंडिकेटर्स ठीक होते हुए नजर भी आएंगे। बिल्कुल ठीक, कमिटमेंट आवाम से की है वो पूरी होगी, एहसास भी है। ठीक हो गया जुबैर साहब, अब दरो दीवार हिल गए तो अब उनको दोबारा दरो दीवार को अपनी जगह खड़ा किया जाएगा। आप अपना अलाउ मी टू से आप अपने तंज के नश्तर बरसाना जरा छोड़ दें कुछ अरसे के लिए, तो कोई वफाका होगा ना सर, थोड़ा सुकून लेने दें हुकूमत को भी। बहुत जरूरी है। देखिए एक आप ये कह रहे हैं ना माइक्रो इंडिकेटर हमने जनवरी और फरवरी में सही कर दी। जनवरी और फरवरी की रिपोर्ट्स इनकी अपनी हुकूमत की जो है ना, वो देखे ना मईशत होती क्या है। मईशत से अवाम को अगर आप अलग कर देना, इनको जो गोलियां दी गई ना पिछले 4 साल के, वो यही दी गई कि जी मैक्रो इंडिकेटर स्टेबलाइजेशन, और जो नेशनल इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें तकरीबन 100 दफा से ज्यादा स्टेबलाइजेशन का जिक्र है। इट्स अ बैड वर्ड। अगर आप वो एक वक्त के लिए जरूरत के तहत एक सही होता है कुछ अरसे के लिए 6 महीने 1 साल, बट अगर आप उसको 4 साल तक स्ट्रेच करेंगे ना स्टेबलाइजेशन का, अगर आप इकोनॉमिक मतलब देखें तो उसकी एक बहुत बड़ी प्राइस अवाम पे करते हैं, और पाकिस्तान के अवाम ने पे की है। वो कैसे पे किया उन्होंने? जाहिर महंगाई तकरीबन 80% महंगाई बढ़ी है पिछले 4 साल में, विच ऑन एवरेज इज 20% पर एनम। ये रिकॉर्ड है, मतलब मैं कोई अपनी तरफ नहीं कह रहा। दूसरे बेरोजगारी खुद हुकूमत की रिपोर्ट के हिसाब से 21 साल की बुलंदतरीन तरह पर। फिर गुर्बत। अब मुनीब आप ये बताएं कि बावजूद इसके कि वो हिस्टोरिक हाई पर है, आप मुझे बताएं कि ये इस हुकूमत ने क्लासिफाई किया कि 8,400 से ऊपर जो भी कमा रहे हैं वो लोअर मिडिल क्लास। क्या 8,500 रुपए कमाने वाला पाकिस्तानी को आप लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं? या 10,000 या 20,000 या 25,000 वाले, मतलब कितना बड़ा जुल्म है। उसको छुपाने के लिए, कि सही फिगर को छुपाने के लिए गुर्बत के नीचे। और दूसरी बात यह है, देखें बहुत सी चीजें हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक्सपेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद क्या कर रहे हैं। मैं अभी बजट की आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब आप ये देखें कि जो 2 शोबे जिसका दुनिया में मुझे एक इकोनॉमिस्ट ला के बता दे, और जिन मुल्कों ने तरक्की की है उनसे अगर आप पूछ लें, जिसमें ताइवान भी शामिल है, मलेशिया भी शामिल है, और सारे मुल्क शामिल हैं, कि आपकी वजह क्या थी ग्रोथ की इतनी ज्यादा। उन्होंने कहा 2 शोबे, हेल्थ और एजुकेशन। ये वो मुल्क है जिसके आशारिया अगर आप हेल्थ के देख लें तो हमें शर्म आएगी। मतलब हम 193rd हैं आउट ऑफ 194 इन्फेंट मोर्टेलिटी में, और हुज़ैफा ये सुन ले और जाके बिल्कुल बता दीजिएगा, उसका कोई अमेरिका आके ठीक नहीं करेगा। 193rd हमारे से साउथ सुडान पीछे। उसका मतलब ये है कि हर 100 बच्चा की यहाँ पैदा होता है 47 फर्स्ट 1 मंथ में मर जाते हैं। बांग्लादेश का 16, अफगानिस्तान का 42, गुर्बत सबसे ज्यादा, महंगाई सबसे ज्यादा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, हेल्थ इंडिकेटर्स वर्स्ट, एजुकेशन इंडिकेटर्स वर्स्ट। व्हाट इज इट दैट यू हैव अचीव्ड? और ये बिल्कुल वो जो आप कह रहे हैं ना 2022 में 2019 में कहा था, 2022 में दोबारा कहा था शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ दी हाउस में खड़े होकर कहा था कि 6 महीने पे पेशावर में तकलीफ करते हुए कहा कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा अगर मैंने 6 महीने में मईशत को ठीक ना किया। 4 साल के बाद, 4.25 साल के बाद, लुक वेयर वी आर स्टैंडिंग। एक बंदा बता दे पाकिस्तानी जो ये कह सके, स्वाय अल्ट्रा रिच लोगों के, जो ये कह सके
कि मेरी जिंदगी 4 साल के पहले ज्यादा अच्छी, एक बता दें मुझे। अच्छा, एक लोअर मिडिल क्लास। ठीक। वैसे शहबाज साहब, तो आप भी मिसाके मईशत की बात करते हैं ना जुबैर साहब, वो आप इकट्ठे मतलब बैठ जाएं आप। वो अभी तो लड़ाई इस बात पर कि वो इमरान खान साहब को जेल में मुलाकात, उनकी दवाई, उनकी रसाई, वो कहते हैं मिसाके मईशत पे बात करें। अरे मैं टाइम ले रहा हूँ आपका। मिसाके मईशत जब उन्होंने कहा था, शहबाज शरीफ साहब ने 2019 या 2020 में कहा था, तो उसके विद इन 1 वीक मरियम नवाज ने रबिश कर दिया था उस चीज को। मरियम नवाज के साथ में होता था, आपको पता है। जी, मरियम नवाज को मैंने कहा था कि आप पब्लिकली करें, लेकिन उन्होंने पब्लिकली कर दिया था। देयर इज नो सच थिंग एज, उन्होंने शायद गालिबन उसे मजाके मईशत कह दिया था गालिबन। उसका रीजन ये था कि भाई मईशत का हर पॉलिटिकल पार्टी होती ही डिफरेंट क्यों है। उसकी फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी डिफरेंट होती है। कोई स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना चाहता है, कोई ग्रोथ की तरफ जाना चाहता है, कोई फिस्कल टाइटनिंग की तरफ जाना चाहता है। दिस इज द चॉइस दैट डिफरेंट पॉलिटिकल, व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन। मैंने शहबाज साहब को भी ये कहा था, आप किन पॉइंट्स पर कह रहे हैं कि हम एजेंडा एक तय कर लें कि अगले 15 साल कैसे। एक पॉलिटिकल पार्टी थी, और उस वक्त मैंने कहा था कि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार नहीं एग्री करते विद इन पीएमएलएन। तो आप ये कह रहे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के एक चार्टर पर कर सकते हैं। बेवकूफी की बात है। दुनिया में एक एग्जांपल देते हैं जहां चार्टर ऑफ इकोनॉमी हुआ, एक एग्जांपल। ठीक। तो ज़ैफर साहब, ज़रा ये तो खैर मईशत के हवाले से बात होगी, और मौलाना साहब ने दोबारा एक बात कही है पार्लियामान के अंदर, वो भी मैं आपके गोशगुजार करना चाहूँगा, और उसका ताल्लुक ज़ाहिर बात है वो भी अपोजिशन की लीडरशिप से है। तो क्या फरमा रहे हैं, ज़रा सुनिए। मैं तो आज भी कहता हूं कि इमरान खान को बाहर आने दें। सियासत में अगर उनकी गिरफ्तारी की वजह से तलखी है, हमें मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर एक बिरादराना और हम आहंगी की फजा पैदा करने के लिए एक शख्स की कुर्बानी कोई मसला नहीं है। आ जाए बाहर मैदान में सियासत। अच्छा ज़ैफर साहब, मिसाके मईशत कैसे होगा? मौलाना साहब कहते हैं आप खान साहब को बाहर आने दें, वो वहाँ आप कोई लचक नहीं दिखाते, तो क्या मिसाके मईशत किसी ने करना है? वो बल्कि मजाक ही बन जाएगा फिर मिसाके मईशत का। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। पहली बात तो ये कि जुबैर साहब ने जो है चीज़ें फरमाई, मैं कुछ गुजारिशात कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैक्रो इंडिकेटर्स के हवाले से मैंने कभी नहीं कहा कि जनवरी फरवरी में चीज़ें ठीक हो गई थी। ये दुनिया के तमाम बड़े जरीदे, इकोनॉमिस्ट ने इस पर लिखा, ब्लूमबर्ग ने लिखा, इवन के IMF ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में लिखा, वर्ल्ड बैंक ने लिखा कि पाकिस्तान के जो मैक्रो इंडिकेटर्स के इशारे हैं वो बेहतर हुए। और उसके लिए आप देख लें कि जब जून 2022 में जुबैर साहब और हम एक थे, तब बानी तहरीक इंसाफ समान पार्क में बैठ के कहते थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा और श्रीलंका बनने जा रहा है। और उनकी बात ठीक थी, क्योंकि वो जो माइंस बिछा कर गए थे, हमारे रिजर्व्स $4 बिलियन पर आ गए थे। आज आपके रिजर्व्स कभी 18, कभी 20 के इसके इर्द गिर्द जो है वो घूमते रहते हैं। और उसकी अगर कोई बंदा दलील ये दे कि जी वो आपने एक्स्ट्रा कोई लोन लिए हुए हैं, भाई तब भी हमने लोन, कुछ पार्किंग करवाई हुई थी, कुछ डायरेक्ट लोनिंग की हुई थी, लेकिन आपके पास $4 अरब रह गए थे, क्योंकि आपने सारा कुछ जो कर्जे रोके हुए थे, जो उतारने थे, वो सारी चीजें मिला जुला कर डॉलर आपका अदम एतमाद के दौरान 175 से उड़ान भरना शुरू हुआ, और जून 2022 में 325 को टच किया था उसने। वो डॉलर 278 280 पे पिछले 4 साल से रुका हुआ है। मार्कअप आपका 24.5% पर गया था, हम उसे 10.5% पर लेकर आए, फिर बैंकों और तमाम कारोबारी तबके की मुशावरत के बाद अब आधा % उसको ऊपर किया है। तो और मैक्रो इंडिकेटर्स के अंदर क्या होता है कि आपने बर वक्त तमाम लोन वापस किए। हाँ, माइक्रो इंडिकेटर्स के अंदर हमें एहसास है, बिल्कुल मईशत अवाम के बगैर नहीं चलती, मईशत रियासत के बगैर भी नहीं चलती। 26 करोड़ अवाम तो कम से कम मुश्किल फैसलों का बोझ उठा सकती है, लेकिन एक रियासत ब्लंडर्स और डॉजिंग के बोझ को नहीं उठा सकती। आपने एक डॉज किया था रियासत के साथ, और IMF नाराज हो गया था, आपका मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। आज तो सिर्फ यही हुआ है जिसका हमें एहसास है कि हमने सियासी कीमत चुकाई है। पंजाब की सबसे बड़ी जमात, सबसे पॉपुलर जमात, मुल्क की बड़ी जमातों में शुमार होते हैं, उसके बावजूद हमारा वोट बैंक कम हुआ, क्योंकि हमने अवाम पर महंगाई का बोझ डाला उस IMF को मनाने के लिए, जिस IMF को साहब ने नाराज किया और मईशत की आपकी जो है जड़ें जो है वो हिलाकर रख दी। अच्छा, वो बात ठीक है, जी जी, मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पे आ रहा हूँ। मैं कोई सवाल खाऊंगा नहीं, मैं पूरी प्रोफेशनल ऑनेस्टी का मुजाहरा करूंगा। दूसरी बात आपने फजलुर रहमान साहब की। फजलुर रहमान साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी ज़रा आज वो मेज की दूसरी साइड पर बैठे हुए हैं,
वो ज़हर वही बात कर रहे हैं जो बात हुकूमत के लिए और कुछ क्वार्टर्स के लिए नाकाबिले कबूल है, क्योंकि वो एक गैर आईनी बात कर रहे हैं। एक शख्स जिसे अदालतों ने सजा दी है, तो क्या मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह मरहूम कभी उन्होंने ये बात की थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी ना दी जाए 109 में, उनको मुल्क बचाने की खातिर रिहा कर दिया जाए? तो इसी तरीके से बानी तहरीक इंसाफ को अदालतों ने सजा दी है। अगर 16 एमपीओ में दफा 144 में अंदर है, तो उन्हें मैं समझता हूं कि मगरिब की अजान से पहले छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर वो एक तोशा खाना की वो चोरी जो वो मानता है, वो ये नहीं कहता मैंने चोरी नहीं की, वो ये कहता है मैंने छोटी चोरी की है, जिसमें बड़ी चोरी की उसे भी पकड़ लाओ। यानी एक बंदा मर्डर में सजाए मौत की सजा काट रहा है, वो कह रहा है कि मैंने एक मर्डर किया, मुझे सजा मौत दी, 100 मर्डर वाला आजाद फिर रहा है। तो दुनिया के अंदर कभी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसे नहीं चलता। आपने अगर चोरी की है, चाहे वो कार्टियर या बुल्गारी का एक सेट है, या किसी ने चोरी बड़ी की है, आपकी चोरी पकड़ी गई, आपको सजा मिली है, मतलब आप उनके लिए उनको बाहर नहीं ला सकते, तो फिर मिसाके मईशत भी नहीं हो सकता सर। फिर कहां से होगा मिसाके मईशत अगर इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे? नहीं, हम तो चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, मैं आखिरी बात करूंगा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान की जात से पाकिस्तान बहुत बड़ा है। मैं समझता हूं किसी जमात को अपने लीडर की रिहाई या अपने लीडर के इक़्तिदार में आने को पाकिस्तान की मईशत से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक, मईशत होगी तो ये मुल्क चलेगा। इस दफा हुआ यही है कि जो हमें सामना कभी किसी ने नहीं किया कि 2022 के बाद एक ऐसा लीडर पनपा जिसने आपकी मईशत को हिट कर दिया। अच्छा चले, लास्ट वर्ड सर, बात खत्म हो गई है, हमारे खिलाफ खड़े हो गए सर, बात खत्म हो गया। जुबैर साहब लास्ट वर्ड सर, लास्ट वर्ड। अगली दफा प्रोग्राम में बुला के इनकी जवाब ले लीजिएगा। मैं एक इनसे पूछता हूँ, ये कहते हैं कि IMF को नाराज करके गए थे और माइंस दिखा के गए थे। अप्रैल 2022 में आई थी PMLN जी, उसके बाद जो मिलनी थी IMF से वो मिलनी थी सितंबर 1 की, और वो मिली 5 सितंबर 2020 को। किस्त मिली 29 अगस्त 2022 को IMF के बोर्ड ने अप्रूव किया, मिर्जा इस्माइल फाइनेंस जी। तो अगर IMF भाग गया था, वो फिर हमें किस्त क्यों मिली थी? कब रुकी, कब थी और भागा कब था? उसके बाद से लेके जून 2023 तक IMF यहाँ से भाग गया था और पब्लिकली भगाया था इसाक डार साहब से, पब्लिकली कि आई डोंट केयर अ डैम। तो ये सारे जो इन्होंने चीजें कही थी बिल्कुल कल थी। एनीवेज, आई मीन इतना टाइम तो है नहीं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब मोहम्मद जुबैर साहब का, हुज़ैफा रहमान साहब का। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब खालिद चिश्ती साहब, एयर कॉमोडोर रिटायर्ड हैं, और जो ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा रहा है उसके हवाले से हम जनाब चिश्ती साहब के जो तज्ज़िया है और तबसरा उससे बड़ा इस्तिफ़ादा हासिल करते रहे हैं। आई मस्ट से उसकी जो मिलिट्री साइड थी और जो उसकी काइनेटिक साइड थी वो भी हमने एक्सप्लोर की, और बहुत मेरे ख्याल में वसी पैमाने पर उस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया गया जिस तरीके से इसको एनालाइज चिश्ती साहब ने किया। और जो डिप्लोमेटिक साइड थी वो भी पाकिस्तान के व्यूअर्स के लिए एंड आई वुड से बहुत जहाँ पर भी देखा गया उस बात को बड़ी पजीराई मिली। तो बहुत शुक्रिया जनाब चिश्ती साहब। सो फाइनली सर, हिस्ट्री इज़ इन द मेकिंग। ये एक बहुत बड़ा अल्लाह का करम हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इस साइनिंग सेरेमनी को जिनीवा के अंदर। सबसे पहले तो हाउ बिग इज़ दिस पाकिस्तान के अवाम के लिए, या जहां भी लोग आपको सुन रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से, हाउ वुड यू रेट दिस? जी बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आपने इनवाइट किया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये जो होस्टिंग का तो अभी आया है, लेकिन मैं तो जब ये पाकिस्तान का इंतखाब हुआ था ईरान अमेरिका की तरफ से कि पाकिस्तान होस्ट कर सकता है, इवन इस्लामाबाद टॉक जब हुई भी नहीं थी, मैं उस वक्त से कह रहा हूँ कि हमें एक न्यू फाउंड रेलेवेंस दुनिया में मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे लोग उस वक्त मुझसे पूछते थे कि अगर इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गई तो इसका मतलब है पाकिस्तान भी नाकाम हो जाएगा। तो मैंने कहा था नहीं, हमने अपनी पोजीशन अर्न कर ली है। अर्न करनी है आपने क्रेडिबिलिटी की, आपने एक ट्रस्ट की पोजीशन डेवलप की है, जहां पे एक तरफ सुपर पावर है जाहिर है जिससे बैक बाय इजराइल है, इतनी बड़ी माइट है, दूसरी तरफ ईरान है जिसने रेजिलियंस दिखाई है। तो हमने तो एक जगह उसी वक्त बना ली थी। अब ये पाकिस्तान के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है जहां भी पाकिस्तानी रहते हैं कि हमें जितनी कोशिश हमारे मुखालफिन या दुश्मनों ने की कि हमें रेलिवेंट रहें और हमें शो स्टॉपर के तौर पे उन्होंने एक्ट किया, वो सारी नाकाम हुई हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे जो परसुएशन थी, जो कमिटमेंट थी, सिंसेरिटी ऑफ पर्पस था, और जिसको मैंने कहा कि परसुएशन जिस तरीके से पाकिस्तान ने की है शायद ही रिसेंट हिस्ट्री में कहीं देखने में आई हो। अच्छा सर, ये ऑब्वियसली इसके जो बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं वो आएंगी। इनिशियली ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आपको लगता है कि इसकी जो ऑब्वियसली एग्जिस्टेंस होगी
ये भी उतना ही फ्रेजाइल होगा MOU अगेंस्ट और या वल्नरेबल होगा अगेंस्ट एनी वायलेशन, मेजर वायलेशन या इश्यूज, या आपको लगता है कि वंस ये साइनिंग हो जाती है तो इसके बाद एक फॉर्मल क्योंकि जो रिपोर्टिंग हुई है इवन अमेरिकन मीडिया के अंदर वो ये कि प्रॉबेबली इसको वेट करवाया जाएगा या एंडोर्समेंट इसकी होगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। सो इफ इट हैपन्स, आपको लगता है कि इसकी सैंक्टिटी, इसकी सेक्रोसेंस बरकरार रहेगी एंड समहाउ जो कंटेस्टिंग पार्टीज हैं उसको ये बाउंड करेगा कि कोई वायलेशन ना हो? देखिए मुनीब साहब, ये कागज के टुकड़े ही होते हैं। बाइंडिंग तो इंसानों ने या उन लीडर्स ने करनी होती है जिन्होंने वो दस्तखत किए होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली करें चाहे फिजिकली करें। ऑनर करना होता है। और मेरे लिए थोड़ा कंसर्न था कि आपको याद होगा कि जब इस्लामाबाद में ये सारे मुज़ाकरात हो रहे थे तो अकॉर्ड की बात हो रही थी, इस्लामाबाद अकॉर्ड, या अकॉर्ड और एग्रीमेंट में थोड़ा फर्क होता है एज कम्पेयर टू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU ये होता है, इसका मतलब है मुझे सिर्फ खतरा यही है कि मैनिफेस्टेशन करने वाले सिर्फ अमेरिकी सदर नहीं है, पीछे इजराइल भी है, वो शो स्पॉइलर रहे हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब खुदा ना खास्ता किसी वक्त भी मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग में अगर इजराइल जैसा मुल्क चाहे तो वो कन्वर्ट कर दे और वो पोल्यूट कर दे सारे माहौल को। लेकिन मैनिफेस्टेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगी और वो जाहिर है हमने तो इंश्योर नहीं करनी, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने और ईरान ने इंश्योर करनी है। स्पेशली अमेरिका के प्रेसिडेंट की रिट अब पता लगेगी कि नेतन्याहू को वो कितना इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जनाब चिश्ती साहब, वो ये भी है कि पाकिस्तान का रिलेशनशिप ईरान के साथ, आई वुडंट से इट्स वन ऑफ द बेस्ट जो हिस्टोरिकली रहा है। बीच में रिलेशनशिप ऊपर नीचे भी होते हैं और हुए भी हैं, बट अब जिस लेवल पर पाकिस्तान की जो क़यादत है उसकी मुलाकातें, लाइक आप खुद आपने विटनेस किया, इसको देखा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की CDF की मुलाकातें, अब IRGC, वहाँ की जो कोर लीडरशिप है वहाँ तक एक्सेस और बहुत कुछ हुआ है। सो आपको लगता है कि इट हैज़ समहाउ चेंज्ड द काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी हैव हैड विद द इरानियंस, और अब ये मुख्तलिफ ताल्लुक है जो अब बन रहा है और इसके अंदर डेप्थ ज़्यादा है इन कंपैरिजन व्हाट वी यूज्ड टू हैव? फुली एग्री विद यू मुनीब साहब। उसकी वजह ये देखिए कि हम ऐसा महसूस होता था, हमने तो कभी ईरान को ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि इंडिया के साथ दोस्ती का मतलब है हमारे से दुश्मनी। बट मेरा ख्याल है इंडिया ऐसा प्ले रोल करता रहा है कि अगर पाकिस्तान के करीब हैं तो उनकी नाराजगी, और ऑब्वियसली हमें ट्रेडिशनली देखा हमने कि इंडिया के ईरान निस्बतन, हमारी निस्बतन तो नहीं पर ओवरऑल रिलेटिवली आम मुल्कों की निस्बत ज्यादा करीब इसलिए था कि इंडिया का इन्फ्लुएंस भी ज्यादा था, स्टेक भी ज्यादा थे और बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन कॉर्पोरेशन भी हमें चाबहार, पोर्ट और डेवलपमेंट और इस तरह का नजर आता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये ईरान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आने के बाद तस्लीम किया था। उसके बाद हमारे अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा कि इंडिया ने जिस तरह का रोल प्ले किया, अब ये न्यू फाउंड रियलिज्म ईरान को आया है और अभी नहीं आया। जून 2025 में जब आपको याद होगा, जब ड्रोन्स लॉन्च किए गए थे ईरानियन एयर डिफेंस के ऊपर, तो ईरान के अंदर से ही लॉन्च किए गए थे, जिसका मतलब ये है कि मोसाद इस हद तक पेनिट्रेट कर चुकी थी ईरान के अंदर, और पाकिस्तान से ऑलमोस्ट दुगना मुल्क है ज्योग्राफी के हिसाब से, 70-80% बड़ा मुल्क है। तो जिसका मतलब ये है कि उस वक्त ईरान ने रियलाइज किया कि कौन से ऐसे एलिमेंट है जो हमारा ट्रस्ट इस हद तक रखते हैं जिसको स्कैन नहीं कर सके। और मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं थ्रू माय सोर्सेज कि ये उस वक्त इंडिया को उन्होंने आइसोलेट कर लिया था, कि ये इंडियन फैक्टर था जिसने स्पॉन्सर्ड एंड बैक्ड बाय इजराइल ये सारी हरकतें की थी। तो ईरान को आई एम श्योर न्यू फाउंड एक रियलिज्म जरूर आया होगा कि कौन आपका ट्रस्टेड फ्रेंड है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सुपर पावर वन साइड, पाकिस्तान ने परसुएड किया और किसी स्टेज पे पिछले 3-4 महीनों में आपने देखा, हमने फील नहीं होने दिया कि ईरान को ये ग्रीवेंसेस हों कि शायद अमेरिका के बड़े होने की वजह से या पर्सनल ताल्लुकात के हमारी लीडरशिप से प्रेसिडेंट ट्रंप के होने की वजह से हम ईरान को ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने को कह रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ, ये बहुत खुशाइंद बात। अच्छा, इसको ऑब्वियसली इसको क्रिटिकली भी एनालाइज किया जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड इन बहुत सारी डिटेल्स को, जहां पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है, फेलिसिटेट किया जा रहा है और तारीफ़ की जा रही है पाकिस्तान के किरदार की। ये बात भी आ रही है कि ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है, इट मे नॉट बी परमानेंट, बट जैसे आपने खुद भी कहा कि ये लोगों से होता है, बाकी तो कागज़ के टुकड़े ही होते हैं। बट कंसिडरिंग कि जितना ग्राउंड कवर कर चुकी हैं दोनों साइड्स एंड बोथ ऑफ देम वांटेड अ वे आउट, सो आपको लगता है कि आगे जो टेक्निकल नौइयत के एग्रीमेंट्स हैं या जो असल एग्रीमेंट है, पीस एग्रीमेंट, वो मुश्किल है उस तक पहुंचना, या आपको लगता है कि नहीं इसके बाद चीजें आसान हो सकती हैं? विल डिपेंड कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने मीडिया एंगेजमेंट को फॉर क्रिएटिंग दिस हाइप, अनईजीनेस,
या सस्पेंस या पीस, उसको कितना कर पाते हैं मैनेज। अगर वो जारी रहा, सस्पिशन जारी रही, तो मैंने पहले अर्ज किया कि शो स्पॉइलर बहुत है। तो आई थिंक उनको मीडिया के थ्रू मैनेज करने की बजाय रियल लाइफ में ऑन द टेबल एंड ऑन डिप्लोमेटिक फ्रंट इसको मैनेज करना ज्यादा बेहतर होगा, ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ना महसूस हो। अरे सर, ये एक इसके अंदर एक ये एस्पेक्ट भी आता है कि क्या जब भी ये कहा गया, इवन अमेरिका के अंदर आपको पता है ये बड़ी अनपॉपुलर वॉर थी, लाखों लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया एंड द अमेरिकन पीपल वर नॉट इन फेवर ऑफ दिस वॉर एट ऑल, कंसिडरिंग के obviously someone who knows military strategy, ईरान आफ्टर ऑल दिस, हम बात करें अगेंस्ट इसराइल, डू यू सी देम और यू ग्रेड देम एज विनर्स एट द एंड ऑफ द डे, कि जिस तरह जितने वो रेजिलियंस उन्होंने रेजिलियंस शो की, या आपको लगता है कि नहीं उनको ज्यादा हिट मिली है? देखिए मुनीब साहब, जो क्लियर कट विक्ट्री ऐसी सिचुएशन में ब्लैक एंड व्हाइट की तरह नहीं होती। मेरे जैसे जो एनालिस्ट होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं मिलिट्री स्ट्रैटेजी के, वो ये देखते हैं कि किसके क्या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे और एंड ऑफ द वॉर किसने ज्यादा गेन किए, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। देखिए आप पीछे चले जाएं, पीस बोर्ड के टाइम पे प्रेसिडेंट ट्रम्प की पर्सनल लीवरेज देख लें ग्लोबली क्या थी, और आज देख लें। इसी दौरान सिर्फ दुनिया ने कहां से वो कंफर्ट लेवल वो नहीं रहा उनका, कनाडा के साथ कंफर्टेबल नहीं रहा, नेटो के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, इंडिया के साथ, चाइना रशिया तो चले हम थोड़ी देर के लिए डिस्कशन में। तो अब आप ये नौबत आ गई है कि इन्फ्लुएंस मैटर करता है जंग के बाद, या आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है या कम होता है। यहाँ पे ये नौबत आ गई है कि कोरिया, जापान, इंडिया ईरान से डायरेक्ट मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि वो रिलैक्सेशन प्रेसिडेंट ट्रम्प के थ्रू नहीं लेते कि हम एलाइज हैं सुपर पावर के तो हमें रिलैक्स करो, वो कहते हैं हम उनसे अलहदा आपसे बात करना चाहते हैं। तो आई थिंक इन्फ्लुएंशियल जो है वो ईरान ने अपना बढ़ाया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक नया हथियार या नया लीवरेज दे दिया है ईरान को, वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। तो आई थिंक ये रियलाइज करना पड़ेगा अमेरिका को भी, खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी टेन्योर रहता है, तो उनको रियलाइज करना पड़ेगा कि ईरान को इंगेज किए बगैर आप शायद इस तरह नहीं रिजल्ट हासिल कर सके। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड सर, आखिरी सवाल, एक चीज़ जो बतौर पाकिस्तानी जाहिर बात है हम बहुत फ़ख्र भी महसूस करें सब कुछ, बट यहाँ लोग सवाल करते हैं, आई वुडंट एक्सपेक्ट यू टू ऑब्वियसली एनालाइज द इकोनॉमिक साइड ऑफ ऑल दिस, लेकिन ये भी कि इसके बाद व्हाट नेक्स्ट फॉर अस, मतलब पाकिस्तान के लिए क्या है? अभी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हमारा उनसे बरादराना ताल्लुक़ है, बट अलाउ मी टू से हम उनसे हैंड आउट्स लेते रहे हैं, डिपॉजिट्स लेते रहे हैं, ये चीज़ें फैसिलिटीज़ लेते रहे हैं, बट हमने देखा इन द मिडल ऑफ ऑल दिस पाकिस्तान का एक बेहतरीन डिफेंस पैक्ट हुआ विद सऊदी अरेबिया। हमने बातें सुनी कि कतर के भी ऑल्सो वो भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान का स्टेचर या डिविडेंड, स्टेचर में तो यकीनी तौर पर इजाफा हुआ, बट डिविडेंड क्या है फॉर द कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान ऑफ ऑल दिस सक्सेस? देखिए सबसे ज्यादा तो मेरा मानना यह है कि एज द नेबर ऑफ ईरान हम उसका वो बेनिफिट आज तक नहीं ले सके कि हमारे नेबरहुड में दुनिया का 3rd ऑयल रिजर्व है, हमें कोई बेनिफिट मिला उसका, क्योंकि सैंक्शंस इतनी ज्यादा थी अमेरिका की और वेस्ट की तरफ से ईरान को मतलब। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प को अब चाहिए कि हमें भी एक लेट बेनिफिट पास ऑन करने दे, एक डिविडेंड, ये सबसे बड़ा हो सकता है। आप जरा विजुलाइज करें कि ईरान से अगर हम किसी तरह तेल उस रेट पे लेने में कामयाब हो जाते हैं जो चीन ले रहा है, 1.38 बिलियन बैरल रोजाना ले रहा है, तकरीबन चीन की 13% रिक्वायरमेंट ईरान पूरी कर रहा है, हम तो उससे भी करीब हैं, ईरान, चाइना के भी करीब, चाइना से भी ज्यादा हम करीब हैं। तो अगर हम वो बेनिफिट ले सकें तो हमारी इकोनॉमी, हमारी बिजली, हमारी प्रोडक्शन, हमारा कंपटीशन, खासतौर पर वेस्ट में प्रोडक्ट्स और गारमेंट्स और दूसरी सेल करने का, हम बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। और हमारे कॉम्पिटिटिव ना होने की वजह बिजली महंगी होना है, और बिजली महंगा इसलिए कि ऑयल हम महंगा खरीदते हैं। तो आई थिंक एक डिविडेंड भी, अगर मैं मुख्तसर, क्योंकि आपने आखिर में सवाल किया, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। हम किसी तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प या वेस्ट की ये मंजूरी ले दें कि हमें ये रिलैक्सेशन अब मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब एयर कमांडर रिटायर जनाब खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा देखने का। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।